Hello my dear friends, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to CRPC. In the last previous class, we have already completed chapter 12 that is relating to investigation. इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग जो हमारा चैप्टर था सेक्शन 154 से लेके 176 तक वो हम कवर अप कर चुके हैं। उसमें कई लेक्चर्स बने हैं। अगर आपने वो वीडियोस लास्ट नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करंट टॉपिक से स्टार्ट करना है या लास्ट वीडियोस आप देखना चाहते हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज इम्पोर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल और सिविल लॉ, दैट इज ज्यूरिसडिक्शन। अगर हम इसकी हम बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन की, तो चैप्टर जो है वो है 13, बात करता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। देखिए कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कब आएगा? नॉर्मल सेंस में आप समझोगे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट फाइल हुई, फिर क्या होगा? कोर्ट का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। किस चीज का? इंक्वायरीज का और ट्रायल का। तो कोर्ट स्टार्ट करेगी। उसको स्टार्ट करने के लिए क्या सबसे पहले देखा जाएगा? ज्यूरिसडिक्शन देखा जाएगा कि क्या उसका क्षेत्राधिकार बनता भी है या नहीं बनता। तो उसके लिए सेक्शन 177 से लेके 189 तक हम डील करेंगे। और 177 जो है वो बेसिक रूल बताता है दैट ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, की नॉर्मली बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना अदर रीजन के जो ऑर्डिनरी प्लेस होगा, सामान्य तौर पर जो प्लेस माना जाएगा इंक्वायरी या ट्रायल के लिए, वो कौन सा होगा? तो ऑर्डिनरी जब भी ट्रायल की बात होगी, एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरली, ये वर्ड यूज हो रहा है शैल, ऑर्डिनरली बी इंक्वायर्ड इनटू होगा ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन इट वाज कमेंस्ड, कि जहां भी लोकल ज्यूरिसडिक्शन बनेगी वहीं पर उसका ट्रायल होगा। चलो इसको समझते हैं इस सेक्शन को। इस सेक्शन में बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, तो हमें ये सारा का सारा हमें समझना है। अभी जुडिशरी को काफी डिले है तो हम थोड़ा इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो डेली एक चैप्टर हम जो है कवर कर लेते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको हम समझते हैं हम एग्जाम्पल्स के थ्रू। मान लीजिए ये एक प्लेस है, इस प्लेस का नाम है कैलकटा, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑफेंस हुआ। अगर यहाँ कोई ऑफेंस होता है और कोई व्यक्ति मान लो मुंबई का रहने वाला है, वो कहता है जी मैं तो मेरे मुंबई में इसका ट्रायल चलाऊंगा, तो नॉर्मली जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ तो वो क्या माना जाएगा? ऑर्डिनरली विद इन ज्यूरिसडिक्शन वहां पर एफआईआर दर्ज होगी, ठीक है। वो बाद का मैटर है कि कोई हाई कोर्ट में जाता है जी ट्रांसफर कर दीजिए केस को, ये है रीजन, वो है रीजन, वो रीजन देता है, वो एक डिफरेंट मैटर है। नॉर्मली जो ऑर्डिनरी क्या होगा? जो भी लोकल ज्यूरिसडिक्शन बनेगा, विद इन लोकल ज्यूरिसडिक्शन वहां पर एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद उसका ट्रायल होगा। देखिए ये रूल जो है वो इंग्लिश लॉ से आया है। हमें पता है कि क्रिमिनल लॉ की जो नींव है वो इंग्लिश के द्वारा ही रखी गई है। तो इंग्लिश रूल के हिसाब से अगर देखें तो जो कॉमन लॉ प्रिंसिपल है ना इंग्लैंड का, वो ये कहता है कि ऑल क्राइम्स आर, जो भी क्राइम्स होते हैं वो सारे क्राइम्स क्या होते हैं? आर लोकल, वो लोकल होते हैं, एंड जस्टिसिएबल बाय लोकल कोर्ट, और उनको जस्टिसिएबल बाय लोकल कोर्ट होना चाहिए, कि लोकल कोर्ट के द्वारा उनका ट्रायल होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि मान लीजिए कलकत्ता में कोई भी व्यक्ति थी, उसकी डेथ की गई, मर्डर हुआ, चोरी हुई, तो यहाँ की जो पुलिस होगी अगर वो इन्वेस्टिगेट करेगी तो यहीं पर उसको एविडेंस कलेक्ट करना इजी हो जाएगा। लेकिन अगर मुंबई की पुलिस आकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो वो क्या होगा? काफी डिफिकल्ट होगा। उस पर्पज से जहां पर जो एक्ट हुआ है, ऑर्डिनरी रूल यही कहता है कि वहीं पर उसका ट्रायल चलाया जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। कैसे? चलिए, बिना एग्जाम्पल के तो कोई भी टॉपिक हमें कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता। फिर बात आती है कि एग्जाम्पल हम क्या समझे इस चीज का, कि मान लीजिए कोई ट्रांसफर कर दिया गया किसी केस का, क्या उसको हम एग्जाम्पल लेंगे? देखिए हम एग्जाम्पल एक नॉर्मल सेंस में लेते हैं। मान लीजिए ये एक न्यूज़पेपर है, कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, मैं सिंपल सा नाम लिख देती हूँ, एक न्यूज़पेपर है, ठीक है। इस न्यूज़पेपर में कोई व्यक्ति है, एडिटर है ए यहाँ पर क्या है?
एडिटर है या राइटर है, इसने क्या किया, एक आर्टिकल लिखा, एक आर्टिकल इस न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ। ये आर्टिकल किस प्रकार का आर्टिकल था, ये आर्टिकल था डेफेमेट्री। डेफेमेट्री का मतलब इसमें मानहानि की गई थी, डेफेमेशन की गई थी, किसी की गरिमा को चोट पहुंचाया गया था, डिग्निटी को चोट पहुंचाया गया था। तो इस प्रकार की कोई डेफेमेट्री सर्कुलेट हुआ। एक न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर जो है प्रिंट होता है कैलकाटा में। कैलकाटा में क्या है, इसकी प्रिंटिंग है। अब प्रिंट कैलकाटा में हुआ, बट ये सर्कुलेट कहाँ हो रहा है, सर्कुलेट ये हो रहा है दिल्ली में भी, मुंबई में भी, पंजाब में भी और हरियाणा में भी, हर एक जगह पर ये सर्कुलेट हो रहा है। तो अब मान लो यहाँ दिल्ली में बैठा कोई व्यक्ति अगर केस फाइल करना चाहे तो ये जुरिस्डिक्शन बन गया, यहाँ पर पंजाब का चाहेगा यहाँ बन जाएगा, मुंबई का यहाँ बन जाएगा, हरियाणा का यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लेंट कहीं भी फाइल की जा सकती है। तो जब जुरिस्डिक्शन की बात होगी तो वो ट्रायल से पहले ही हमें इशू को अराइज करना पड़ेगा। तो जुरिस्डिक्शन कब डिसाइड होगा, जुरिस्डिक्शन का जो ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन जो होगा, ऑब्जेक्शन जो या क्वेश्चन जो आप कह सकते हो, क्वेश्चन मस्ट बी डिसाइडेड, मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर ट्रायल, बिफोर ट्रायल, ट्रायल से पहले वो डिसाइड हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो अलग अलग जुरिस्डिक्शन बन रहे थे ना, यहाँ पर जैसे ये जुरिस्डिक्शन बन रहा है, दिल्ली बन रहा है, पंजाब बन रहा है, मुंबई बन रहा है, ये क्या है, ये एक्सेप्शन है किसके, ये एक्सेप्शन टू सेक्शन 177 के एक तरीके से ये एक्सेप्शन ही हो गए, इसी वजह से इनका ट्रायल यहाँ किया जा सकता है। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात पर आए, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है ऑर्डिनरली। क्या वर्ड दिया है यहाँ पर, ऑर्डिनरली। ऑर्डिनरली का क्या मतलब होगा उसको समझते हैं। अगर हम ऑर्डिनरली की बात करें, सामान्य तौर पर जब ऑर्डिनरली माना जाएगा, ऑर्डिनरीली का मतलब है अगर वहां पर एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड हेयर इन आफ्टर, इन द केसेस प्रोवाइडेड हेयर इन आफ्टर, जहां पर हेयर इन आफ्टर कुछ एक्सेप्शन दी गई है, उस सेंस में ऑर्डिनरी जो है वो चेंज हो जाएगा। ऑर्डिनरी का नॉर्मल सेंस में देखें तो लोकल जुरिस्डिक्शन है। अदरवाइज अगर एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो सेक्शन 181 ले लीजिए आप, और सेक्शन 182 का क्लोज 2 ले लीजिए। ये मैं जो आपको पॉइंट्स करवा रही हूँ ना, ये मैं आपको एक बुक से करवा रही हूँ, पॉइंट्स उठा रही हूँ। रतनलाल धीरजलाल की बुक है, सीआरपीसी की एक ऑथेंटिक बुक है, तो मैं वहीं से आपको पॉइंट्स डिस्कस करवा रही हूँ, वहीं से कुछ मैटर उठाती हूँ और उसी से आपको मैं करवा रही हूँ। अगर आपको इसको और डिटेल में जाना है तो आप रतनलाल धीरजलाल की बुक को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए 181 बात करता है, अगर 181 की हम बात करें, हम और कहीं क्यों जाते हैं, हम सिंपल प्रोविजन पे ही आ जाते हैं। 181 क्या बात करता है, 181 बात करता है हमारा, कहता है प्लेस ऑफ ट्रायल इन केसेस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ सर्टेन ऑफेंसेस है उनमें केस ऑफ ट्रायल डिफरेंट होगा, ये बात कहता है। उसके बाद 182 का क्लोज 2 क्या कहता है, 182 का क्लोज 2 कहता है कि एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 494, 95 आईपीसी may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offence was committed to the offender last resided। हो गया ना एक्सेप्शन, हर स्पाउस फर्स्ट मैरिज के टाइम पर ये कुछ एक एक्सेप्शन दे दिए गए, तो ये एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना नहीं, EXCEPT एक्सेप्ट, इसका मतलब कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो 181 की अगर आप बात करते हो तो उसमें कुछ स्पेशल मैटर में जहां पर अक्यूज्ड में भी फाउंड है, जहां पर भी अक्यूज्ड को पुलिस पकड़ेगी वहां पर माना जाएगा। और 182 बात करता है जो स्पाउस से रिलेटेड जो भी कुछ ऑफेंसेस है उनकी बात करता है। अब अगर हम एक और एग्जांपल इसको लें कि तो ऑर्डिनरी वर्ड जो है वो ये इंडिकेट करता है कि जनरल रूल। ऑर्डिनरली की अगर हम बात करें, दिस इज जनरली, ये जनरल रूल है जो कहां पर दिया गया है, 171(7) में दिया गया है। अदरवाइज उसकी क्या है, एक्सेप्शंस हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, एक और एग्जांपल को हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो थोड़ा सा हमारा ये पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें कि एक पेटिशनर है पी,
उसने बिजनेस किया बी के साथ, कहां पर, कोई भी आप प्लेस ले लीजिए, एट हरियाणा, हरियाणा में उसने कोई बिजनेस किया, एग्रीमेंट तैयार हुआ, यहीं पर क्या हुआ, उसका एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो भी इनवॉइसेस वगैरह हुई, जो इनवॉइस इश्यू की गई थी पेटिशनर के द्वारा, वो ब्रांच ऑफिस में की गई थी, यहीं उसका ब्रांच ऑफिस था, यहीं पर इनवॉइस दी गई थी। तो इस केस में एक एग्जांपल है, इस केस में ये बात किया गया कि अगर बी में मान लो बी कोई प्लेस है, वहां पर सब कुछ एक्ट हुआ है, तो कंप्लेनेंट जो था उसने पेटिशनर के अगेंस्ट दिल्ली में सूट फाइल किया, क्योंकि ये तो ब्रांच ऑफिस है और हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में, हेड ऑफिस है दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में अगर मान लो यहाँ पर हरियाणा में, सॉरी बी नहीं, हरियाणा में अगर मान लो कोई भी एग्रीमेंट हुआ, उसका ब्रांच ऑफिस था दिल्ली में, उसका मान लो आप कह सकते हो कि हेड ऑफिस है, तो इस बात पे कि आप हेड ऑफिस में सॉरी केस फाइल कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, विदाउट जुरिसडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि जहां पर जो एक्ट हुआ विदाउट जुरिसडिक्शन हो गया, क्योंकि नॉर्मली जो है 177 जो है अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज कुछ रूल्स जो दिए गए हैं, 178 क्या कहता है, 179 क्या कहता है, 180 क्या कहता है, 81, 82, 83 क्या कह रहे हैं, वो एक्सेप्शन है। अगर उनमें फॉल कर रहा है तो फिर वो अप्लीकेबल हो जाएगा, अगर उनमें फॉल नहीं कर रहा तो 177 ही जनरल रूल की बात करता है, यहाँ पर फॉल होगा। अब कुछ एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए अब ये बात निकल के आई है एक, कि क्या हाई कोर्ट के पास पावर है चेंज जुरिसडिक्शन को चेंज करने के लिए, वेदर हाई कोर्ट हैज पावर टू चेंज द जुरिसडिक्शन। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं, वेदर हाई कोर्ट हैज पावर टू चेंज द जुरिसडिक्शन। क्या हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन को चेंज कर सकती है, हाई कोर्ट को लगता है तो क्या उसका जुरिसडिक्शन चेंज कर सकती है। अगर सेक्शन 407 की हम बात करें, क्या बात करता है 407, 407 है वो ट्रांसफर की बात करता है, किन के ट्रांसफर की, केसेस के ट्रांसफर की बात करता है। अगर आपने कठुआ रेप केस की बात सुनी हो, समझी हो उस चीज को, आपने अगर न्यूज़पेपर में काफी हेडलाइंस थी, जो कठुआ रेप केस था, एक छोटी सी बच्ची के साथ जो गैंग रेप हुआ था, उस मैटर में जो जम्मू कश्मीर का जो मैटर था वो पंजाब में उसकी सुनवाई हुई थी, तो उस मैटर में अगर हाई कोर्ट चाहे तो जुरिसडिक्शन को चेंज कर सकती है। तो ये बात किसमें कही गई है कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो ट्रांसफर कर सकती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ लिख भी सकते हो, कठुआ रेप केस, कठुआ रेप केस, रेप क्या था, ये गैंग रेप था, एक बच्ची के साथ था। 2018 का अमेंडमेंट जो था, क्रिमिनल अमेंडमेंट भी उसी से निकल के आया था, इस रेप की वारदात के बाद से, कि जो लॉ है वो स्ट्रिंजेंट होने चाहिए। फिर पठानकोट में ये जो है ट्रायल चला था, तो ये हाई कोर्ट की पावर होती है, किस चीज की पावर होती है, ट्रांसफर केसेस एज वेल एज अपील्स, कि वो ट्रांसफर भी कर सकता है एज वेल एज अपील्स को भी, केसेस को भी ट्रांसफर कर सकता है और अपील्स को भी ट्रांसफर कर सकता है। तो हाई कोर्ट के पास तो वाइड पावर है, उसका 482 की इनहेरेंट जो पावर उसको, एक्स्ट्रा जो पावर उसको दी गई है, उस पावर के तहत भी वो एक्ट कर सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इफ द ऑफेंस फॉल आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। मान लीजिए ऑफेंस है, क्या होगा, इफ ऑफेंस फॉल्स, if offense falls outside the jurisdiction of investigating officer, अगर उसके पास जहां पर वो ऑफेंस हुआ था वो उसकी जुरिसडिक्शन से बाहर है, तो क्या किया जा सकता है। तो देखिए, चाहे वो जुरिसडिक्शन से बाहर हो, बट आईओ कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। मान लीजिए यहाँ दिल्ली के अंदर कोई ऑफेंस कमिट हुआ और वो व्यक्ति जो है वो मुंबई का रहने वाला है, तो पुलिस जो है वहाँ की लोकल पुलिस की मदद लेकर वहाँ भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, एविडेंस को कलेक्ट कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस।
तो क्या ये जो सेक्शन 177 का रूल है ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में, देखिए जब हम बात सीआरपीसी की कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ क्रिमिनल्स पर अप्लीकेबल होगा, कभी भी सिविल पर इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं होगी। ये बात आप हमेशा माइंड में रखिएगा। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि जो रूल्स हैं इसके अंदर जो ले डाउन किए गए इस सेक्शन में, क्या वो रूल्स जो हैं कम्युलेटिव है या सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूड करते हैं। जो 177 के जो रूल्स हैं 77, whether the rules mutually exclusive क्या होता है, एक्सक्लूड कर रहा है एक दूसरे को, तो आंसर इज नो, ये एक्सक्लूड नहीं कर रहे, ये इसके साथ साथ ही बाकी सेक्शंस को गवर्न करेगा एक्सेप्शन के तौर पर, ये बात इसमें कही गई है। अब अगर बात करें हम, जैसे कि जो केसेस होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस होते हैं, उनमें क्या होता है, अलग अलग ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, उसमें धोखाधड़ी भी होता है, उसमें कई एक्ट्स होते हैं। तो जो ऑफेंसेस है उनके रिगार्डिंग क्या होगा, जो ऑफेंसेस है अंडर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसका क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, लोकल जुरिस्डिक्शन ही मोस्टली लगती है, लोकल जुरिस्डिक्शन ही लगेगी जहां पर एक्ट किया गया, जहां पर ऑफेंस किया गया। तो ये जो हमारा सेक्शन 177 है ये जनरल रूल की बात करता है। इसके साथ साथ हम 178 को डिस्कस कर लेते हैं। 178 भी इतना डिटेल में इतना बड़ा भी नहीं है और उसको इजीली हम कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर हम 178 को साथ में कवर नहीं करते हैं तो फिर क्या है, ऐसे तो हमारा एक एक सेक्शन को लेकर अगर हम चलेंगे तो फिर तो हमारा सिलेबस बिल्कुल ही स्लो, बिल्कुल कछुए से भी कम रफ्तार पर आ जाएगा। तो हम आ जाते हैं 178 पर। क्या कहता है 178, फटाफट देखते हैं 178 को। 178 बात कर रहा है कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल क्या होगा, व्हेन इट इज अनसर्टन है, निश्चित ही नहीं है, इन विच ऑफ सेवरल लोकल एरियाज एन ऑफेंस वाज कमिटेड, जहां पर कई लोकल एरियाज के अंदर वो एक्ट फॉल कर रहा था, तो उस मामले में क्या होगा, पहला पॉइंट। सेकंड कहता है वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया, एक जगह पर कमिट हुआ और पार्टली इन अनदर में, तो क्या होगा। वेयर एन ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन, जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस होते हैं, कौन कौन से ऑफेंस कंटिन्यूइंग होते हैं वो हम देखेंगे। एंड कंटिन्यूज टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन, एक से ज्यादा लोकल एरियाज में अगर कमिट किया गया तो क्या होगा। वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरिया, कई एक्ट किए गए हैं और अलग अलग लोकल एरिया में किए गए हैं, तो क्या उसके एक्ट होंगे। तो इसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। चलिए हम इसे समझते हैं। अगर हम इसको समझें तो हम इसको नया पेज लेते हैं, फिर समझते हैं इसको क्या है। देखिए 170 अगर हम बात करें 8 की, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ए बी सी और डी, 4 पार्ट्स में ये डिवाइड है। द फर्स्ट पार्ट कहता है अनसर्टन है, अनसर्टन है, ये फिक्स ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता इस मामले में। सेकंड ये कहता है पार्टली है, पार्टली एक एरिया में हुआ है, पार्टली दूसरे एरिया में है, तो क्या होगा। थर्ड कहता है कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस होंगे तो क्या होंगे, ठीक है। फोर्थ कहता है कि सेवरल एक्ट हो गई, सेवरल एक्ट हो गए और अलग अलग एरिया में हो गए, इन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट एरियाज में भी, तो क्या उसका सिस्टम होगा। देखिए सबसे पहले चीज अनसर्टन है कि कहां पर लोकल एरियाज में कोई ऑफेंस कमिट हुआ। मान लीजिए एक ट्रेन है हमारी, ये वाली ट्रेन है, एक मुझे नहीं बनानी आती ड्राइंग, इतनी अच्छी नहीं है, ये कुछ ट्रेन है, ये मुंबई से चली, ठीक है, दिल्ली में आने के बाद एक हमें यहाँ पर डेड बॉडी मिलती है दिल्ली में, हमें नहीं पता इसका मर्डर हुआ है, ये तो कंफर्म है मर्डर हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि मुंबई से दिल्ली कहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर डिसाइड ही नहीं है। तो उस मामले में क्या होगा, फिर क्या होगा, हमने वो पूरा तो पढ़ा ही नहीं, सॉरी, उस मामले में क्या होगा, इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरियाज, तो कोई भी लोकल एरिया कहीं पर भी उसका ट्रायल किया जा सकता है। तो नॉर्मली जब दिल्ली में आया है मैटर, तो दिल्ली की कोर्ट ट्राई करेगी, उसे कर सकती है। अगर मैटर मान लो मुंबई से चला है, मुंबई के बीच में कोई और प्लेस आया, वहां पर भी इसका ट्रायल अगर चाहे तो हो सकता है। तो जहां पर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को लगेगा कि जहां पर सफिशिएंट उसको
एविडेंसेस मिल सकते हैं, तो वो उस मामले में वहीं पर जो एफआईआर दर्ज करेगा। अगर 0 एफआईआर भी दर्ज होती है तब भी उसको आगे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये तो मैटर हो गया वो। अब सेकंड बात कर रहे हैं कि जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ पार्टली एक जगह पर कमिट हुआ और पार्टली दूसरी जगह पर कमिट हुआ, तो क्या होगा। जब बात पार्टली की आएगी, अनसर्टेनिटी को तो हमने देख ही लिया। जब पार्टली की बात आती है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको हरियाणा में उसको क्या किया गया, नाइफ से स्टैब किया गया, उसको स्टैब किया गया। इसको इलाज के लिए लेके गए दिल्ली पर इसकी डेथ हुई। तो पार्टली एक्ट यहां हुआ है और उसके दिल्ली में डेथ क्या हुई, दिल्ली में भी उसको एक और अटैक किया गया, उस पर अनदर अटैक हुआ। उसके बाद उसकी अटैक के बाद उसकी डेथ होती है। तो यहाँ पार्टली तो यहाँ पर उसको नाइफ से अटैक हुआ, पार्टली यहाँ पर हुआ। तो उस मामले में दोनों ही जगह, हरियाणा और दिल्ली दोनों जगह पर ही उसका ट्रायल और इंक्वायरी की जा सकती है। ये बात ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्या होता है, कंटिन्यूइंग क्या होंगे, ठीक है। कंटिन्यूइंग के अंदर अगर आप समझते हो नॉर्मली, तो कंटिन्यू चलते रहते हैं। अगर हम इसके अंदर समझे कॉन्स्पिरेसी, एग्जाम्पल क्या है, कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी में क्या है कि जब षड्यंत्र रचा गया तो वो कंटिन्यूइंग है। जब पहली बार नाइफ कलेक्ट किए गए तब फिर उसमें कुछ पर्सन्स को ऐड किया गया, कुछ पर्सन्स लाए गए, कुछ और वेपन लाए गए, फिर कार खरीदी गई। इस प्रकार से जब तक ये एक्टिविटी चलती रहेगी, ये क्या कंटिन्यू रहेगा, कॉन्स्पिरेसी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आप इसका ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर एक और आप पॉइंट लीजिए इसका, किडनैपिंग जब आप करते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, लॉफुल गार्जियन की किडनैपिंग क्या होगी, वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि हालांकि उसे एक जगह लेके दूसरी जगह तक जाता है, लेकिन अबडक्शन जो है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना पासपोर्ट के कोई व्यक्ति ट्रैवलिंग विदाउट पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट के कोई यात्रा कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या होगा, कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में और क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे 498A के मैटर है क्रूएल्टी, उस मैटर में क्या है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस होंगे। तो इस तरीके से जब कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, इसमें आप समझेंगे कंटिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में। जैसे 498A का मैटर है, एक तो उसका जो है ससुराल है, ठीक है, वो ससुराल से अपने मायके जाती है, वहां पे एफआईआर करवाएगी, तो ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। तो जहां भी जुरिडिक्शन चाहे, कोर्ट जहां चाहे वो उसको अलाउ कर सकती है। इसीलिए इसी हिसाब से आप स्मगलिंग में जो गुड्स होते हैं, वो गुड्स भी क्या है, कंटिन्यूइंग की कैटेगरी में आ जाता है। तो उसके अंदर जुरिडिक्शन जो है डिसाइड किया जा सकता है। फिर है वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स। अब बात आती है सेवरल एक्ट्स की। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें हमारा, दैट इज सेवरल एक्ट। सेवरल एक्ट में क्या होगा, डिफरेंट लोकल एरियाज में हुआ। एक हरियाणा का एक हिस्सा ले लेते हैं हम, हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं हम। फतेहाबाद है एक, फतेहाबाद में उसको क्या हुआ, अटैक हुआ उस पर, ठीक है। फिर वो पहुंचा सिरसा में, फिर उसको अटैक किया किसी और व्यक्ति ने। डबवाली पहुंचा, फिर उसने और अटैक किया। तो 3 जगह जो अलग अलग अटैक हुए हैं, तो कहीं पर भी उनका जो है ट्रायल चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से उनके अंदर भी एक फिक्स नहीं है कि किस प्रकार से उस एक्ट को लिया जाएगा। सेवरल एक्ट हुआ है तो उस मैटर में। अगर हम अनसर्टेनिटी की बात करें तो इसमें आप एग्जांपल और चीटिंग जो है किस तरीके से की गई, कुछ पता नहीं है कि क्या लेटर के थ्रू किया गया, पोस्ट के थ्रू किया गया, तो उस मामले में भी क्या है, ये इच्छा है, किसकी इच्छा है, कोर्ट की, वो उसे कैसे डिसाइड करता है। तो ये तो था आज का हमारा सिंपल सा कंसेप्ट। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, सेक्शन 177
178 किया। इसके साथ साथ हम 179 को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलो 179 और 80 को हम कल की क्लास में करेंगे, थोड़ा सा उसमें समझाने वाला टॉपिक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।